हम नित्य ही तो देखते हैं घटनाओं को घटते हुए, विभिन्न घटनाओं को घटते हुए हमारे आसपास, हमारे चारों ओर। किसी वस्तु की प्रतीति होना भी घटना ही है। हमें वृक्ष दिखाई पड़ता है, आकाश दिखाई पड़ता है, दीवार दिखाई पड़ती है। ये दिखाई पड़ना, कुछ भी जानने में आना घटना है। और प्रत्येक घटना को घटने के लिए एक देश एवं एक काल अपेक्षित है। अर्थात देश एवं काल की अवधारणा अनिवार्य रूप से चाहिए। कोई भी घटना घटेगी तो किसी रिक्त स्थान में ही तो घटेगी। बिना उसके होने से किसी भी घटना के होने की प्रतीति कैसे हो सकती है। इस सत्संग में हम इसी देश के तत्व को समझेंगे, आत्मबोध के लिए समझेंगे, बौद्धिक ज्ञान के लिए नहीं समझेंगे, बल्कि अपने आत्म कल्याण के लिए समझेंगे। परंतु कुछ भी समझने के लिए विवेक बुद्धि अनिवार्य है। बिना विवेक के, बिना उचित पूर्वाग्रह रहित शुद्ध मेधा के कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। प्रत्येक घटना को घटने के लिए देश एवं काल अनिवार्य रूप से चाहिए। देश अर्थात वह रिक्तता जिसमें कि घटना घटती प्रतीत हो, और काल अर्थात समय की धारा जिससे उस घटना के घटने की अवधि का निश्चय हो सके। अभी इस सत्संग में हम केवल मात्र देश के तत्व को ही समझेंगे। देश की जो प्रतीति हमको होती है, क्या वह प्रतीति अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद है, या कि वह प्रतीति सापेक्ष है, रिलेटिव है, हमारे तथा देश में रिक्तता में विद्यमान प्रतीत होने वाली अन्य वस्तुओं की प्रतीति पर। ये एक प्रश्न है, और यह कोई अति प्रश्न नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। समझना चाहेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। हम जिन वस्तुओं की प्रतीति करते हैं वह उनके त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल स्वरूप में करते हैं। अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन 3 पैमानों पर ही हमें वस्तुएं सघन एवं आयतन वाली प्रतीत होती है। तो जैसी भी ये विभिन्न वस्तुएं हमें प्रतीत होती हैं, उनकी उस प्रकार की प्रतीति कौन करता है? हम ही करते हैं, और कौन? उनकी अर्थात उन वस्तुओं की इस प्रकार से त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल छवि की प्रतीति करने के कारण क्या हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता? जरा सोचें, बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। वह फर्क यह है कि हम स्वयं को भी त्रिआयामी अर्थात एक इकाई जिसकी की कोई लंबाई है, जिसकी की कोई चौड़ाई है, जिसकी की कोई ऊंचाई है, बन जाते हैं। अर्थात यह शरीर हम हो जाते हैं। यह है देहाध्यास। इससे घाटा क्या है, क्या फर्क पड़ता है? ये घाटे नफे वाली बात नहीं, बल्कि बेहुदा बात है जो हमारे साथ घटती है। जिस प्रकार से वस्तुओं की त्रिआयामी छवि के रूप में प्रतीति करने के कारण हम किसी भौतिक उन वस्तुओं के किसी भौतिक रिक्त स्थान अर्थात स्पेस अर्थात देश में अवस्थित होने की प्रतीति करते हैं, तो हम खुद को भी उस त्रिआयामी स्वरूप अर्थात ये जो शरीर है, इसको भी उसी रिक्त स्थान अर्थात स्पेस अर्थात देश में अवस्थित होने की प्रतीति करते हैं। जिस देश अर्थात रिक्त स्थान में अन्य वस्तु व्यक्तियों के भी होने की प्रतीति करते हैं। ये है माया, या कहो माया जाल। अभी इसे और अच्छे से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक बिंदु मात्र हैं। बस बिंदु मात्र होने से अब आपके लिए ना तो कोई ऊंचाई रही, ना लंबाई रही, और न चौड़ाई रही।
इसका अर्थ यह है कि अब वस्तुएं जिनको कि आप त्रिआयामी छवि की स्वरूप में होने की प्रतीति करते थे, वे सब विलीन हो गई या रही ही नहीं। जब वे वस्तुएं नहीं, तो वस्तुओं के मध्य जिस रिक्त स्थान की प्रतीति थी या जिस रिक्त स्थान में वे सब वस्तुएं प्रतीत होती थी, वो रिक्त स्थान भी नहीं रहा। शून्यता, शुद्ध शून्यता। अब दूसरी कल्पना करें कि आप एक रेखा में ही देख सकते हैं या रेखा में ही जो कुछ भी आभासित हो, बस केवल उतना ही जान सकते हैं। आपका स्वरूप रेखावत है। आप एक रेखा में ही देख सकते हैं और उस रेखा में अवस्थित जो कुछ भी आभासित हो, बस केवल उसको ही जान सकते हैं। तो 3 आयामों में से एक आयाम आपको अब उपलब्ध हो गया। ये अब एक लंबी और छोर रहित सीधी रेखा आप हो गए। तो ऐसे में क्या आप वस्तुएं जान पाएंगे उनकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के साथ? नहीं, आपके पास बस केवल एक आयाम उपलब्ध है और एक आयामी इकाई होने से आप केवल मात्र बिंदु के रूप में वस्तुओं की प्रतीति कर पाएंगे, वस्तुओं को जान पाएंगे, ना कि वस्तुओं की कोई चौड़ाई होएगी, ना ऊंचाई होएगी और ना ही कोई लंबाई होएगी। प्रश्न उठ सकता है कि लंबाई या लंबवत तो जान सकेंगे वस्तुओं को? नहीं जान सकेंगे, क्योंकि स्वयं ही की कल्पना के अनुसार अब हमारा स्वरूप, हमारा आयाम एक रेखा मात्र है। एक रेखा केवल मात्र अपने में स्थित बिंदुओं को जान सकती है, क्योंकि बिंदुओं से ही तो रेखा बनी हुई होती है। अब दूसरी कल्पना कीजिए कि आप एक रेखा ना होकर, अर्थात रेखावत या लंबवत आपका स्वरूप नहीं है, बल्कि सतह आप हो गए। मतलब अब आपके स्वरूप की एक लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई, अर्थात द्विआयामी इकाई आप हो गए। तो अब आप क्या जान पाएंगे? जैसा कि यदि आप कल्पना के अनुसार सतह ही हो गए, तो आप सतह तो जान नहीं ही पाएंगे, क्योंकि सतह आप स्वयं हो। नियमानुसार जानने वाला जानी गई विषय वस्तु से पृथक होता है, भिन्न होता है। अतएव अब आप सतह में विद्यमान रेखाओं की एवं बिंदुओं की ही प्रतीति कर सकेंगे, अर्थात वस्तुओं को एक आयामी स्वरूप में ही जान सकेंगे। अब थोड़ा और आगे की कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अब सतह ना होकर एक आयतन वाली इकाई हो गए। अब आपका स्वरूप त्रिआयामी हो गया, जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है एवं ऊंचाई भी है। आयामों के तीनों ही आयाम अब आपको उपलब्ध हो गए। तो अब आप क्या जान सकेंगे? अब आप वस्तुओं की प्रतीति बिंदुओं, रेखाओं और सतहों के रूप में कर सकेंगे, जो कि सब की सब आपके ही भीतर होंगी। माप के 3 ही आयाम होते हैं और वे 3 आयाम आपको आपकी कल्पना के अनुसार अब उपलब्ध हैं, परंतु अभी भी आप वस्तुओं के केवल मात्र द्विआयामी स्वरूप, अर्थात एक सतह के रूप में, एक फ्लैट सतह के रूप में ही उन वस्तुओं को जान सकेंगे। हासिल करने के लिए, कल्पना करने के लिए आयाम अब समाप्त हैं, क्योंकि माप के 3 ही आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। उन 3 आयामों के होने के बावजूद भी आप वस्तुओं के द्विआयामी, 2 डायमेंशनल होने की ही प्रतीति कर सकते हैं, परंतु वस्तुओं की प्रतीति हमें त्रिआयामी स्वरूप में होती है। तो इसका अर्थ तो यही है कि आपका एक आयाम, एक डायमेंशन कोई और भी है, जिसे चौथा आयाम या 4th डायमेंशन कह सकते हैं।
उस आयाम के होने के कारण वस्तुओं के त्रिआयामी स्वरूप की आप प्रतीति कर पाते हो। जब आपने स्वयं के बिंदु मात्र होने की कल्पना करी थी, तब आपका कोई आयाम नहीं था और वस्तुओं की कोई प्रतीति भी नहीं थी, शून्यता थी बस। जब आपने स्वयं के रेखावत होने की कल्पना करी थी, तो आप अपने में ही विद्यमान बिंदुओं की प्रतीति कर सकते थे, अर्थात वस्तुओं की प्रतीति बिंदुओं के रूप में ही कर सकते थे। जब आपने स्वयं के सतह होने की कल्पना करी थी, तो आप अपने में विद्यमान रेखाओं की प्रतीति कर सकते थे, अर्थात वस्तुओं की प्रतीति रेखाओं के रूप में ही कर सकते थे। और जब आपने स्वयं के आयतन स्वरूप या यूं कहें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन तीन आयामों में विस्तीर्ण होने की, फैले होने की कल्पना करी थी, तो आप अपने में ही विद्यमान सतहों की प्रतीति कर सकते थे, अर्थात वस्तुओं की प्रतीति सतहों के रूप में ही कर सकते थे। तो अभी तक जैसा आपने समझा, उसके अनुसार यदि इस बात पर गौर करेगी, मैं वस्तुओं की प्रतीति त्रिआयामी स्वरूप में अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, इन तीनों मापों वाली वस्तुओं की प्रतीति कर रहा हूँ, तो निश्चित ही ये सब मेरे भीतर हैं और मैं किसी चौथे आयाम को उपलब्ध होने के कारण इस त्रिआयामी सीमित देश से, सीमित स्पेस से पृथक हूँ, दूर हूँ, इनका साक्षी हूँ। जैसे अन्य त्रिआयामी वस्तुएं मेरे भीतर हैं, वैसे ही ये मेरा शरीर भी एक त्रिआयामी वस्तु है जो कि मेरे ही भीतर है। अब तक आपने देखा, जाना, समझा कि कैसे दृष्टा अर्थात देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तुओं की प्रतीति उसे किस प्रकार की होगी। परंतु इस त्रिआयामी देश से, इस त्रिआयामी वस्तु जगत से पृथक होते हुए भी, किसी चौथे आयाम को, उच्च आयाम को उपलब्ध होते हुए भी हम कैसे इसमें फंस गए, ये एक गंभीर प्रश्न है। उत्तर अत्यंत सरल है, भाषा के द्वारा, विचार के द्वारा, ना कि किसी कल्पित पुनर्जन्म में किए गए कल्पित पापों के द्वारा। पूर्वाग्रह त्यागिए, धारणाओं को परे रख स्वयं से देखिए, स्वयं के विवेक से परखिए कि हर वस्तु को पृथक एवं स्वतंत्र रूप से सत्तावान ठहराने के कारण क्या हम स्वयं भी एक वस्तु नहीं हो जाते? और वह वस्तु जो कि हम हो जाते हैं, वह वस्तु है यह शरीर और यह व्यक्ति, दोनों एक ही हैं, आपस में गुत्थम गुत्थ हो रखे हैं। ऐसा करने के कारण वो चौथा आयाम, जहाँ से ये वस्तु जगत और इस वस्तु जगत को देखने वाले इस व्यक्ति को भी साथ के साथ देखा जा सकता है, उस दृष्टि को भूल, उस साक्षी भाव को नज़रअंदाज कर हम शरीर होकर, एक व्यक्ति मात्र होकर संसार की प्रतीति करा करते हैं कि ये सचमुच ही अपनी स्वतंत्र सत्ता लिए हुए मौजूद है। जिस देश में, जिस संसार में इस संसार के अवस्थित होने की अवधारणा पनपती है, वह देश किस प्रकार से दृष्टा अर्थात देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है, यह तो हमने अभी पूर्व में विभिन्न आयामों की कल्पना करके देख ही लिया। गहन निद्रा में, स्वप्न रहित नींद में कोई भी आयाम नहीं रह जाता, तो देश भी नहीं रह जाता, स्पेस भी नहीं रह जाता, और ना ही रह जाती हैं वस्तुएं। और इसी के साथ ना ही रह जाता है इन वस्तुओं की प्रतीति करने वाला कोई व्यक्ति, कोई दृष्टा। अभी जैसा कि पूर्व में हमने कहा कि चौथा आयाम हमें उपलब्ध है, उसके अनुसार यदि देखें तो त्रिआयामी वस्तुएं अपने में ही विद्यमान है। उसी तथ्य को, उसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन के प्रति कहते हैं, यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि आशेषेण
द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। ये बोध है, ये ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान नहीं, शास्त्रों के अध्ययन से मिलने वाला कोरा वाचक ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान है कि याद आ जाए साक्षित्व की, इस त्रियामी वस्तु जगत से अपनी अलिप्तता की, याद आ जाए इस त्रिआयामी देश और इस देश में विद्यमान त्रिआयामी वस्तु जगत से अपनी पृथकता की। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू संपूर्ण भूतों को, अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, उन सब के होने को निशेष भाव से पहले अपने में, अर्थात उनका जो होना है किसी कल्पित देश में, स्पेस में ना होकर उनके देश सहित मुझ में होना है, ऐसा बोध हो। और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा, अर्थात वस्तुएं और वस्तुओं की प्रतीति करने वाला ये सब भी अलग अलग पृथक सत्ता लिए हुए नहीं है, बस केवल एक ही का ये विस्तार है जो कि शुद्ध हैपन है। अर्जुन ऐसा देखेगा। आयामों की बात जो हमने कही वह एक दृष्टि, एक विवेक उत्पन्न होने के लिए कही, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी शब्द सत्य न होकर धारणाएं, कंसेप्ट ही हो सकती हैं। परंतु प्यारी हैं यह बातें, क्योंकि प्रज्ञा के लिए इशारे पैदा करती हैं, उसे देखने के लिए समझ पैदा करती हैं, जो कि दूर प्रतीत होता है परंतु है बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक कि उसे हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि जानने से तो दूरी निर्मित होती है और वो तो जानने में आ सकने वाली कोई विषय वस्तु है ही नहीं। अर्थात हम ही हैं वो जिसे कि हम खोज रहे हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।